दोस्तों पिछले 150 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनगणना को होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। जो जनगणना दोस्तों 2021 में हुई थी 2023 चल रहा है, लेकिन अभी तक दोस्तों उसको पूरी तरह से पोस्टपोन करके रखा गया है। तो आइए दोस्तों आज समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनगणना का एक्चुअल में इतिहास क्या है, जनगणना होने के और जनगणना न होने के क्या फ़ायदा और नुकसान होते हैं। आइए दोस्तों आज इन सब चीज़ों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अप्रैल के महीने में यूएन की तरफ से रिपोर्ट जारी किया गया था, जहां पर दोस्तों भारत को दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश दोस्तों घोषित किया गया था। जहां पर दोस्तों भारत जो है अब 142 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या के साथ में दोस्तों चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का जनसंख्या के अकॉर्डिंग दोस्तों सबसे पहला नंबर 1 देश बनकर निकलकर सामने आया था। ये रिपोर्ट दोस्तों यूएन की तरफ से जारी की गई थी। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहेगा कि जब यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी जनगणना निर्धारित की जाती है तो फिर हमें अपनी जनगणना करने की क्या आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो यूएन का रिपोर्ट होता है वो बेसिकली पूरी तरह से कैलकुलेशन बेस्ड होता है, वो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब जब एल्गोरिदम की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, पिछले साल जितनी जनसंख्या थी किसी देश की उसको लिया जाता है, उसके साथ में दोस्तों वे देखते हैं कि एक दिन में कितने बच्चे देश में जन्म ले रहे हैं, तो उस तरह से दोस्तों इंटू करते चले जाते हैं कि एक महीने में कितने बच्चे जन्म लेंगे, 6 महीने में कितने बच्चे जन्म लेंगे, फिर एक साल में कितने बच्चे जन्म लेंगे। उन पूरे कैलकुलेशन को एक साथ में लेकर और पहले कितनी जनसंख्या थी उनको एक साथ में लेकर जोड़कर यूएन का रिपोर्ट निकालकर सामने आता है। ये जो यूएन का रिपोर्ट निकलकर सामने आता है इसमें आपको किसी देश की केवल जनसंख्या पता चलती है, उसमें वहाँ पर कितने नारियाँ हैं, वहाँ पर कितने आपको पुरुष देखने को मिलते हैं, कितनी साक्षरता दर है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास अपना एक रिकॉर्ड हो, अपना एक जनसंख्या का पूरी तरह से जनगणना हो, कि हमारे पास एक रिकॉर्ड हो कि हमारे देश में सभी चीज़ें किस प्रकार से काम करती है, हमारे पास कितने गाँव हैं, हमारे गाँव में रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है, शहरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसमें महिलाएं कितनी है, उसमें पुरुष कितने हैं। ये सब जनसंख्या के लिए पूरी तरह से जनगणना के लिए दोस्तों हमें जो है अपनी एक रिकॉर्ड करनी पड़ती है, जिसके कारण हमें दोस्तों अपने देश में जनगणना को कराना पड़ता है। और इसका इतिहास की जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनगणना का इतिहास ऐसे भी काफ़ी पुराना है दोस्तों। भारतीय जनगणना दोस्तों पहली बार 1872 में शुरू की गई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। बाद में दोस्तों 1881 से हर 10 साल के अंतराल में दोस्तों इसको शुरू किया गया था लॉर्ड रिपन के काल में। और आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, ये जो 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होता है इसका बेसिकली कोई ऐसा एक एक्ट तो नहीं है, लेकिन दोस्तों 1948 के अंदर में एक इंडियन सेंसस एक्ट बनाया गया था। लेकिन उसमें यह व्यवस्था नहीं किया गया था कि दोस्तों प्रत्येक 10 साल के अंदर में जनगणना होनी चाहिए, केवल उसमें कहा गया था कि जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उसमें 10 साल का प्रावधान नहीं था। तो फिर हम दोस्तों 10 साल में ही क्यों जनगणना कराते हैं, ये सवाल आपके मन में होगा। तो दोस्तों ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि परंपरा चली आ रही है, एक प्रॉपर्टी चली आ रही है कि दोस्तों हम हर 10 सालों में ही जनगणना कराते हुए आ रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों हमें हर 10 साल के अंदर दोस्तों एक बार जनगणना करानी पड़ती है। अभी तक दोस्तों हम स्वतंत्र भारत की जनगणना की बात करते हैं तो 1951 में पहली बार दोस्तों स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई थी। 2011 में दोस्तों अंतिम बार जनगणना हमें देखने को मिली थी। अब दोस्तों जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन दोस्तों 2021 में जब जनगणना हुई तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2019 के अंदर में। नोटिफिकेशन जारी करने का मतलब ये होता है कि दोस्तों किसी भी चीज़ को करने के पहले आपको एक नोटिफिकेशन जारी कर देना पड़ता है। आपने देखा होगा दोस्तों जब चुनाव के समय आता है तो दोस्तों उस समय आचार संहिताएं लागू कर दी जाती है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया था 2019 के अंतर्गत में, जिसमें ऐसा कहा गया था कि जनवरी 2020 के अंतर्गत में जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज होते हैं उनको पूरी तरह से फ्रीज किया जाएगा। अब दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज की फ्रीज करने का क्या मतलब होता है दोस्तों, ये जो है हमारा जो इंडियन सेंसस एक्ट होता है उसके दोस्तों 1990 में एक प्रावधान था कि रूल 84 में एक प्रावधान किया गया था कि आपको 3 महीने के पहले दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को पूरी तरह से फ्रीज करना होगा। इसका अगर हम मतलब की समझने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब होता है कि दोस्तों अब जब से जनगणना शुरू होगी उसके 3 महीने पहले से दोस्तों आपके यहाँ पर कोई भी नए गांव नहीं बनेंगे, कोई भी नए टाउन नहीं बनेंगे, कोई भी नए पुलिस थानों वगैरह का निर्माण नहीं किया जाएगा, यानी कि जो भी नई चीज़ें होती है वो कुछ भी नहीं की जाएगी। अब इसको इस तरह से समझते हैं दोस्तों, जैसे इधर वेस्ट बंगाल में है दोस्तों, जब इस समय यहाँ पर दोस्तों अभी कुछ समय पहले कुछ नए जिलों का निर्माण किया गया था। अगर दोस्तों वो काम दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के फ्रीज होने के समय किया जाता तो वो दोस्तों नए जिले जो थे उनका दोस्तों निर्माण तो कर दिया जाता, लेकिन उनके सीमाओं का बंटवारा नहीं किया जाता कि अब ये एक नया राज्य बनेगा या फिर ये एक नया दोस्तों जिला बनेगा। वो सब काम दोस्तों जब एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री फ्रीज हो जाता है तो उसके बाद नहीं किया जाता है। लेकिन दोस्तों जब एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को फ्रीज करने की बात आती है तो उसी समय दोस्तों हमें कोविड देखने को मिलता है, जिसके कारण दोस्तों इसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फ्रीज करने का समय था उसको वहां पर खत्म कर दिया जाता है। फिर दोस्तों चीजें आगे बढ़ती रहती है और अब दोस्तों बताया गया था 2023 के अंदर में कि दोस्तों जो
जून का समय था, 30 जून तक का समय दिया गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को आपको फ्रीज करना है, यानी कि इंडियन सेंसस होता है उसको 30 जून तक पोस्टपोन किया गया था। लेकिन अभी जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो अक्टूबर तक है उसमें पूरी तरह से दोस्तों इंडियन सेंसस को दोस्तों अब जो है पूरी तरह से यहाँ पर दोस्तों जो जनगणना होती है वो दोस्तों अक्टूबर तक के समय के लिए पूरी तरह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों आने वाले अक्टूबर यानी कि इस साल के अंदर में आपको जनगणना देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अक्टूबर तक में आपने एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को फ्रीज नहीं किया है। इसका मतलब है कि आने वाले 3 महीने के बाद जब एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को फ्रीज करोगे तो उसके 3 महीने बाद दोस्तों आप जो है जनगणना करवा सकते हो। और उस 3 महीने के बाद में जो जनगणना होती है दोस्तों वो फरवरी और अप्रैल के बीच में हुआ करती है, और उस समय हमें दोस्तों 2024 के अंदर में आम चुनाव देखने को मिलेगा, जिसके कारण हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दोस्तों 2023 में तो जनगणना होगी नहीं, और 2024 का भी दोस्तों जो पूरा साल होगा उसमें भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दोस्तों भारत की जनगणना हमें देखने को मिल जाए। दोस्तों ये तो चीज़ें थी कि आपको पता आया कि जनसंख्या कैसे वगैरह होता है। दोस्तों जो इस साल की जनगणना है 2021 के अंदर में इसके दोस्तों कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलते थे। पहली चीज़ दोस्तों बताया जाता है कि इसमें जो लेट होने का सबसे बड़ा कारण ये भी निकल कर आता है कि दोस्तों इस साल का जो जनगणना था जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो दोस्तों होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो ये जो जनगणना कराने का पूरा दायित्व होता है वो होम मिनिस्टर के अंदर में ही आता है। तो दोस्तों होम मिनिस्ट्री के जो अमित शाह जी है उन्होंने खुद कहा था कि इस बार की जनगणना दोस्तों पहली बार पूरी तरह से डिजिटल बेस्ड होने वाली है, यानी कि डिजिटल तरीके से कराया जाएगा, जो कि दोस्तों 16 अलग अलग भाषाओं में 31 से ज़्यादा प्रश्नों के साथ में कराया जाएगा। अब दोस्तों डिजिटल बेस्ड कराने से कुछ समस्याएं हमको देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों कुछ ऐसे जगहों में जाना पड़ सकता है जहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी ना हो, जहां पर इंटरनेट वगैरह काम ना करता हो। ऐसे में दोस्तों एक उपाय निकाला गया कि जनगणना दोनों तरह से हो, एक तरफ जहाँ डिजिटल से हो तो एक तरह दोस्तों डोर टू डोर घर में जाकर भी जनगणना किया जाए, जहाँ पर दोस्तों चाहे वो हाथ वगैरह में लिखने की बात हो उस तरह से भी जनगणना करी जाए। तो इसको लेकर भी दोस्तों हमें इंडियन जनगणना में काफ़ी ज़्यादा देरी देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय जनगणना के होने और ना होने के हमें क्या और फायदे नुकसान देखने को मिलते हैं। अब नुकसानों की हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों जो सरकार की नीति निर्धारण होती है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है। अब दोस्तों जब आपको पता ही नहीं है कि किसी जगह में कितने ज़्यादा पुरुष हैं, कितने जगह महिलाएं हैं, उस जगह की जो टाउन है वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, तो सरकार को नीति निर्धारण करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि किसी जगह पर उनको डेवलपमेंट कार्य करना है तो उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़ जब हम बात करते हैं दोस्तों, हालांकि दोस्तों जो भारत में केंद्र सरकार है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो कोई भी तरह के जातीय जनगणना नहीं कराने वाला है। हालांकि बिहार में जातीय जनगणना होगा, लेकिन वो केंद्र सरकार का कहना है कि जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे, लेकिन जो SC ST की जनगणना होती है वो सरकार करवाती है। ऐसे में इसके लेट होने के कारण दोस्तों उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो कहीं MP में हो या MLA में हो, जो पूरा पॉलिटिक्स में जो उनका हम कह सकते हैं जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें हमको कमी देखने को मिलती है। अगर जनगणना होती, अगर उनकी संख्या में वृद्धि होती तो हो सकता था कि उनकी रिप्रेजेंटेशन में भी वृद्धि होती, लेकिन अगर जनगणना नहीं होने के कारण दोस्तों हमें उनके रिप्रेजेंटेशन में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आती है कि दोस्तों जो हमारे पास माइग्रेशन का डेटा होता है उसमें कमी निकल कर आती है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पूरी तरह से दोस्तों सरकार की योजनाओं पर निर्भर होते हैं। और दोस्तों हमारे पास जब तक कोई माइग्रेशन का नया डेटा निकल कर सामने नहीं आएगा कि कितने लोग हमारे अंतर प्रवास किए हुए हैं, कितने लोग हमारे बहिर्प्रवास किए हुए हैं, तो हमको दोस्तों उसके बारे में योजना बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं माइग्रेशन में भी इसका काफ़ी बड़ा इंपैक्ट हमको देखने को मिलता है। अब जाहिर सी बात है कि दोस्तों इस जनगणना कराने के काफ़ी सारे नुकसान है, तो इसके काफ़ी फायदा भी हो जाएंगे। जाहिर सी बात है जैसे कि मैंने आपको बोला जितने आप लेट कर रहे हैं जनगणना में उससे ज़्यादा दोस्तों आपको काफ़ी सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर जनगणना हो जाती तो आपके पास एक ऑथेंटिक डेटा होता कि आप उस तरह से दोस्तों सरकार की नीति निर्धारण को चीज़ों को कर पाते, आप जो सरकार के SC ST या लोअर क्लास के लोग हैं उनके हित में दोस्तों कुछ कार्य को कर पाते। सरकार को भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है भारतीय जनगणना ना होने के कारण, क्योंकि उनके जो लीक जो ऑथेंटिक डेटा होते हैं वो उनके पास नहीं होता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों सरकार की नीति होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ही खराब होती चली जाती है, क्योंकि आपके पास जब तक कोई ऑफिशियल डेटा नहीं रहेगा तब तक दोस्तों आप किसी भी क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरा सिनेरियो हमें इंडियन सेंसस के अंदर में देखने को मिलता है। अब लेट्स वेट दोस्तों कब तक हमें 2021 की जनगणना देखने को मिलने वाली है। 21 पूरा चला गया है दोस्तों, 22 पूरा चला गया है, 23 भी पूरी तरह से चला गया है दोस्तों। अब जा ही रहा है दोस्तों, जनगणना होने में कम से कम दोस्तों 1 से 1.5 सालों का समय लग जाता है। ऐसे में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2024 के अंदर में एंड में या फिर 2025 के हमें दोस्तों कुछ 6-7 महीनों के अंदर में जनगणना देखने को मिले। अब उसमें कितना ज़्यादा लंबा समय लगेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आपको इसको लेकर क्या विचार है वो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। वैसे ऐसे हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं दोस्तों, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि स्त्रियाँ पुरुष के साथ और पुरुष स्त्रियों के साथ सुरक्षित महसूस कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।